सदर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से एक बार फिर रूबरू हो रहे हैं। लेकिन ये हमारी मुलाकात अन्य मुलाकातों से अलग है। अलग इसलिए है कि बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार के 3 वर्ष पूरे कर रहे हैं। 5 साल के सतत संघर्ष के बाद जो उन्होंने बतौर अध्यक्ष पार्टी भूमिका निभाई थी, उसके बाद पार्टी ने वो भरोसा कायम रखते हुए उन्हें लगातार छत्तीसगढ़ में सरकार के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी हुई है। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में राहतों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इन 3 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जनता की भलाई के लिए अनेकों निर्णय लिए गए। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं पड़ा। किसान जो हमारे प्रदेश की शान है, उनके हित में फैसले लिए गए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वर्षों से लंबित 17,82,000 किसानों का 8,755 करोड़ रुपए का कृषि ऋण, 244 करोड़ रुपए का सिंचाई कर माफ किया गया। बस्तर के लोहंगी गुड़ा में 1700 से अधिक आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस कर दी। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया। बिजली बिल हाफ करने के साथ ही 19.78 लाख गरीब परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा से लाभान्वित किया गया। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस की शुरुआत की गई। गरीबी की वजह से बीमारी का इलाज नहीं करा पाने वाले लोगों को जहां सरल और सहज स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई, तो वहीं महिलाओं, किशोरियों को पोषण आहार, जरूरतमंद सभी गरीब परिवारों को पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की नई पहल की गई। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लागू कर प्रदेश के 56 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का उपचार, 9 लाख परिवारों को 50,000 रुपए तक के इलाज की सुविधा दी। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य भी बन गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की माटी में पले बड़े हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक जानकारी होने के साथ ही यहाँ की समस्याओं की भी जानकारी है। इसलिए उन्होंने गरीबों को लक्ष्य बनाकर उनसे जुड़ी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित हों। उन्होंने गरीब बच्चों को अंग्रेजी और बेहतर शिक्षा से जोड़ने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना प्रारंभ की और आने वाले कल को बेहतर भविष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया। मोहल्ले में ही समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, बंद हो चुकी पौनी पसारी परंपरा को जीवित करने और पारंपरिक व्यवसाय का माहौल तैयार करने पौनी पसारी योजना, शासकीय और सार्वजनिक स्थलों को प्रमुख मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, वनवासी परिवारों को लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, गांव और खेतों तक पहुंचने धरसा विकास योजना, प्रदेश में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, गरीब और जरूरतमंद कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, आवास विहीन और कई दशकों से घर बनाकर रह रहे शहरी गरीब परिवारों को पट्टा और आवास, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की नई पहल, ई पंजीयन से निर्माण कार्यों का ठेका, कोरोना में मृत सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा देने के साथ नियमों में छूट के साथ राहत राशि, कोरोना में अनाथ बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और पिछड़े अंचलों के विकास के लिए 5 नए जिलों का निर्माण, नई तहसीलों और नगर पंचायतों का गठन, छत्तीसगढ़ में भगवान बुद्ध और राम के आगमन से जुड़े स्थल सिरपुर और राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ के रूप में विकास करने, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने हर साल आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा में घुले मिले हैं।
समय के साथ हाशिए पर जाती यहाँ की परंपरा और विरासत को सहेजने से लेकर तीज त्योहारों को पुनर्जीवित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को जितना भी आंका जाए वो कम है। विगत 3 साल में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली गरीबों से लेकर किसानों और छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं। तो भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो बधाई 3 साल बतौर मुख्यमंत्री सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए। तो जानने में दिलचस्पी है, लगातार संघर्ष किया। 15 साल का संघर्ष था बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता और 5 साल का संघर्ष था बतौर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। और जिस बात के लिए आपने संघर्ष किया था, 3 साल बाद वो संघर्ष क्या लेकर आया लोगों की जिंदगी में? देखिए, संघर्ष से मेरा संबंध बहुत पुराना भी है और बहुत प्रगाढ़ संबंध भी है। अध्यक्ष के रूप में हमने पूरे प्रदेश भर संघर्ष किया, अलग अलग वर्गों के लेके, कभी आदिवासियों के मुद्दे को लेके, कभी किसानों के मुद्दे को लेकर, कभी महिलाओं के मुद्दों को लेकर। तो अलग अलग वर्गों की लड़ाई हम लड़ते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। जो वादे हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था उसे पूरा करना होता तो एक अलग बात थी, लेकिन दूसरे तरफ आप देखेंगे पहले साल तो चुनाव निकला और चुनाव पंचायती राज का समाप्त होते होते कोरोना आ गया। पिछले साल भी और इस साल भी, जहां लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, यातायात पूरी तरह से बंद थी, न सड़क मार्ग न हवाई मार्ग, सब चीजें बंद। उसके बाद कोरोना की चुनौती का सामना करते हुए जो जनता से जो वादा किए थे उसे पूरा करना एक कठिन काम। और तीसरा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई जो कदम कदम पे अड़ंगेबाजी करती है, उसके बाद भी जो जनता से जो वादा हमने किया था उसे हमने पूरा किया। चाहे वो ऋण माफी का मामला हो, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे वो तेंदुपत्ता और लघु खरीदी की बात हो, चाहे वो सिंचाई कर माफ करने की बात हो, चाहे वो सब सार्वभौम पीडीएस सिस्टम लागू करने की बात हो, चाहे बिजली 400 यूनिट तक की बिजली आधा करने की बात हो, वो सब काम हमने पूरे किए। मगर आपने जो ये काम पूरे किए हो उसके चलते विपक्ष का आरोप है कि बाकी सारे काम आपने ठप्प करा दिए। विकास कार्यों के मामले में जो है छत्तीसगढ़ में बड़ी अभावग्रस्त स्थिति है, क्योंकि पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे तो भूपेश जी ने सारी जनता में बांट दिए। तो ये बांटने का जो सिलसिला है उसने वाकई इतना परेशान किया आपको, या कहानी कुछ और है? देखिए, विकास दो तरीके के, एक तो सड़क है, पुल पुलिया है, बिल्डिंग है, ये निर्माण करना, और दूसरी तरफ है यहाँ की जनता का विकास करना। और हमारी प्राथमिकता में व्यक्ति का विकास बहुत जरूरी है। इसलिए जितने भी हमारे जो पैमाने हैं उसमें लोगों के स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा और उसके रोजगार, तो जो काम कर रहे हैं उसमें वो लाभदायक हो। चाहे लघु जो संग्रहण करने के बाद लघु उपज के संग्रहण की बात हो, उसको लाभदायी कैसे बनाया जा सके। दूसरा, जो किसान हैं, आज पूरे देश में कृषि है वो अलाभकारी हो चुका है, उसको लाभकारी कैसे बनाया जाए। और इन दो वर्गों को साधने के बाद स्थिति क्या बनी? मनरेगा में सबसे ज्यादा हमने मजदूरी दिया कोरोना काल में भी। ये तीनों वर्गों के पास पैसा खूब गया। उससे हुआ ये कि व्यापार ठप नहीं हुआ, बल्कि व्यापार में, व्यापारिक क्षेत्र में रौनक रही। मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा। और उसके कारण से फिर जब खरीदी होगी, व्यापार चलेगा, तो निश्चित रूप से फिर उद्योग के पहिए भी चलेंगे। तो इस ऐसे आप देखेंगे सभी वर्गों को साधने की हमारी कोशिश। लेकिन मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, किसी एक साल में 13,000 करोड़ की सड़क का स्वीकृति उन्होंने की हो, इस साल हमने किया है। सड़कों के ये लोग कितना भी कहते रहे, लेकिन सड़क जितने हमने स्वीकृति की और जो टेंडर हुए और निर्माण कार्य शुरू हुए,
वो निकाल के बता दें। आंकड़े हैं, उनके कार्यकाल के भी आंकड़े हैं, हमारे कार्यकाल के आंकड़े हैं। यदि कम सड़कें बनाई हो, सिंचाई हमने उससे नहीं बढ़ाया हो तो हमको कहिएगा। यदि कॉलेज खोलने की बात है, यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो तो तीन कार्यकाल का निकाल लें, मैं 3 साल का बता देता हूं। यदि आप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 15 साल में केवल 5 या 6 किए। एक तो पहले से था, एक जोगी जी ने किया, 2, और उसके बाद फिर आपने अंबिकापुर, रायगढ़ और राजनांदगांव और जगदलपुर 4 आपने किए। हम तो 3 साल में 4 कर दिए भाई। कोरबा, कांकेर और महासमुंद और एक दुर्ग जो प्राइवेट कॉलेज है उसके अधिग्रहण किए, तो 4 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हमने खोले। तो हम कहाँ पीछे हैं। और शिक्षा के स्तर, आपने जो स्कूल बंद किए थे हमने शुरू किए, चाहे वो दंतेवाड़ा को, बीजापुर को, सुकमा को, उसकी हमने शुरुआत की। अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने शुरू किया 172, जिसमें आज 76,000 बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। और वो स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट जो स्कूल है उससे प्रतिस्पर्धा हमारी हो रही। तो शिक्षा के स्तर की भी हमने बढ़ाया। तो हर किसी भी क्षेत्र में उससे पीछे नहीं है। उससे पीछे नहीं है, भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं। बात तो मैं थोड़ा किसानी को लेकर करना चाहता था, जो आपका प्रिय विषय है, लेकिन आपने अपनी सरकार के संदर्भ में उपलब्धियों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, तो सवाल आ जाता है कि पिछले 2-4 दिन से सुर्खियों में है कि भूपेश बघेल जी अपनी टीम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मंत्रिमंडल में परिवर्तन करना चाहते हैं। जब काम इतना बढ़िया चल रहा है, 15 साल के मुकाबले आपको 3 साल भारी दिखाई दे रहे हैं, तो इस टीम में बदलाव की जरूरत क्या है? भाई टीम में बदलाव इसलिए कि 3 साल पूरे हो गए हैं, कोई भी मंत्रिमंडल किसी भी सरकार में, क्या केंद्र सरकार ने फेरबदल नहीं किया? भूपेश बघेल जी दूसरों को अनुसरण करते कभी दिखे नहीं, इसलिए ये वाला फार्मूला लागू होता नहीं कि वो ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है। भूपेश बघेल जी की राजनीति कभी किसी के अनुसार नहीं रही। नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा, दूसरे इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा, तो मैंने कहा कि ये संभावना है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जब तक कि हाईकमान से इस मामले में चर्चा नहीं होगी, अनुमति नहीं मिलेगी, नहीं किया जाएगा। तो अभी हमारी चर्चा भी नहीं हुई है, लेकिन इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि इसमें सफल नहीं हो सकता। भूपेश बघेल जी की जिस प्रकार की हाईकमान के साथ में संबंधों की स्थिति है, भूपेश जी चाहेंगे तो परिवर्तन हो ही जाएगा। जानने में दिलचस्पी यह है कि भूपेश जी को अभी कोई जरूरत महसूस हो रही है या भूपेश जी को लगता है कि अभी थोड़ा और समय दे लेना चाहिए? देखिए, ये तो चर्चा की बात है। जहां तक हाईकमान यदि अनुमति दे या वो निर्देश दे तो दोनों स्थिति में किया जा सकता है। मैं वापस किसानी पर लौटकर आता हूं और जानने में दिलचस्पी है कि एक तरफ आप 2,500 रुपए से भी ज्यादा किसानों को धान की कीमत दाएं बाएं से उपलब्ध करा रहे हैं। खरीद तो आप उसी दर पे करते हैं एमएसपी पर, लेकिन 9,000 रुपए की जो आपने सहायता योजना का फॉर्मूला दिया। दूसरी तरफ पूरे देश में एक वातावरण केंद्र सरकार के स्तर पर है कि अगर एमएसपी का ऐसा दाम दिया जाए तो फिर बाकी सरकार के लिए करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो विरोधाभास है, आप सरकार भी हैं, वो किसान भी। तो थोड़ा सा समझाएं कि सत्य क्या है, क्या वाकई एमएसपी संभव है 100%? थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। जब 60 और 70 के दशक में जब एमएसपी घोषित हुआ तो मार्केट में रेट अधिक होता था, व्यापारी एमएसपी से अधिक में खरीदते थे क्योंकि उसमें उत्पादन कम था। लेकिन इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति का आह्वान किया और पूरे देश के किसानों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर किया। तो ये किसानों की योगदान है। उस अन्नदाता ने इतनी मेहनत करके आपको देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर किया, जो पहले कभी अमेरिका के सामने भी कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि आपके पास सरप्लस यदि अनाज है तो आप दूसरी योजनाएं क्यों लागू नहीं करते? मैंने भारत सरकार को ये प्रस्ताव दिया और दिए करीब 2.25 साल हो गया। सरकार बनने के दूसरे तीसरे महीने मैंने प्रस्ताव दे दिया था, यहाँ वर्कशॉप किया, अध्ययन किया, सब कुछ। उसके बाद भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा और पत्र यही था कि यदि हमारे पास सरप्लस पैडी है, जितना सेंट्रल पूल में और स्टेट पूल में जितना हम चावल हमको जरूरत पड़ती है उतना चावल रखें और उसके बाद जो सरप्लस पैडी है उसका इथेनॉल बनाएं। तो देश के जनता के लिए जितना अनाज की जरूरत है उतना रखें, 1 साल के लिए अतिरिक्त रखें। आज 3 साल के लिए हमारे पास है, एफसीआई गोडाउन में रखने की जगह नहीं है। तो ऐसे में यदि उस पैडी से इथेनॉल बना दें तो उससे 3 काम होंगे।
उससे किसानों को दाम मिल जाएगा। जो आप एमएसपी की बात कर रहे थे वो मिलेगा ही। दूसरी बात यह है कि नए फैक्ट्री खुलेंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात यह है, जो हमारे क्रूड ऑयल खरीदने में जो विदेशी धन लगता है उससे बचत होगी। और आज जो देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती यदि मेरी बात मान लेते हैं। और आज भी वो अनुमति नहीं दे रहे हैं। मेरे 12 एमयू हो चुके हैं, 12 करोड़ लीटर के एमयू हैं। आज अनुमति दे, कल से वो प्लांट लगना शुरू हो जाए और साल 1.5 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाए। एक बात समझने की भूपेश जी आपसे, आप इतनी जमीनी बात कर रहे हैं, व्यवहारिक बात कर रहे हैं, फिर भी आपकी बात केंद्र में सुनी क्यों नहीं जा रही? कौन है इसके पीछे जो भूपेश बघेल जी की आवाज को सुनने नहीं देता या मानने नहीं देता? देखिए, मेरे ही लेटर से वो फाइल चली है पेडी से एथेनॉल की। मैंने जो पत्र लिखा उसी से शुरुआत हुई और अधिकांश उसमें चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री लोग हो, वो सहमत हैं। लेकिन क्या कारण है कि वो अनुमति नहीं दे रहे हैं? क्या हिचक रहे हैं कि भूपेश बघेल चूंकि कांग्रेसी है और उन्होंने प्रस्ताव दे दिया इसलिए नहीं करना है, या उनको अर्थव्यवस्था समझ नहीं आ रही, या छत्तीसगढ़ में जो आपकी राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदिता है उसकी भी कोई भूमिका आप देख पाते? नहीं हिमांशु जी, ये तो मैं तो छत्तीसगढ़ के लिए मांग रहा हूँ। और यदि एक राज्य को देंगे तो पूरे देश भर के सभी राज्यों को मिलेगा। तो इसमें तो पूरे देश के किसानों को भला होगा, उन राज्यों का भी भला होगा जो धान नहीं खरीद कारण से परेशान है, किसान को दान नहीं मिल रहा है उसे परेशान है। तो करोड़ों करोड़ जो किसान हैं उसको एमएसपी मिल जाएगा। और भारत सरकार पे इतना लोड पड़ रहा है अनाज खरीदने का, हर साल 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया लगाते हैं, मतलब चावल जमा करने में। हमको धान खरीदने का पैसा नहीं देते, लेकिन एफसीआई में जब जमा करते हैं तो चावल का पैसा हमको देते हैं। तो वो पैसा भी बचत होगी। पता नहीं कैसे अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हम एक और बात नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये है कि एक तरफ भूपेश बघेल जी की सरकार का केंद्र से टकराव चलता है। हालत ये होती है कि आपके मंत्री 4-4 दिन 6-6 दिन पड़े रहते हैं, मुलाकात के लिए भी समय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, झड़ी लगी हुई है पुरस्कारों की, इसमें अव्वल इसमें अव्वल, तो थोड़ा विरोधाभास है। इसको भी तो समझाइए कि एक तरफ आपकी सफलताओं को केंद्र के स्तर पर माना भी जा रहा है और दूसरी तरफ जिन मुद्दों को लेकर आप जाते हैं तो उसमें मानना तो दूर की बात है, मिलने तक के लाले पड़ जाते हैं। क्या कहानी है ये उनकी हीन भावना है। जबकि आपने देखा जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, लघु उपज पूरे देश का 74% छत्तीसगढ़ खरीद रही। वन विभाग को 11 पुरस्कार मिले। हमने स्वच्छता को भी अर्थ से जोड़ा। 3 साल हो गए हमको प्रथम पुरस्कार पाते। स्वच्छतम प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे साल। हम गाय के केवल हमारा नारा नहीं है, हम 2 रुपये किलो में गोबर भी खरीद रहे हैं। तो स्वच्छता में तो वो भी योगदान है। यदि गोबर सड़कों में यदि नहीं दिखाई देता उसका कारण ये है कि 2 रुपये किलो हम गोबर खरीद रहे हैं। उसे उसको हमने आर्थिक बना दिया। अनार्थिक नहीं हमारे योजना है। लोगों से रोजगार भी मिल रहा है, लोगों का आय में वृद्धि हो रही है। तो हम सब कामों को आर्थिक रूप से जोड़ते जा रहे हैं और इसके कारण से हमारी योजनाएं सफल है। और सरकार चाहे न चाहे जो उसके क्राइटेरिया है उसे पुरस्कार उनको देना ही पड़ेगा। क्राइटेरिया ही ऐसे है जिसके चलते आपकी उपलब्धियों को वो नजरअंदाज कर नहीं पाते। यदि अंक देना हो तो हमको मिलेगा ही, चाहे स्वच्छतम प्रदेश का हो, चाहे लघु खरीदी का मामला हो, चाहे अन्य मुद्दे हो। एक बात और जानने की है आपसे, अब थोड़ी राजनीतिक बात करते हैं कि आपने बतौर संगठन पदाधिकारी काम किया, बतौर प्रदेश अध्यक्ष काम किया, संगठन को मजबूत किया, इसीलिए देश के तमाम हिस्सों में पार्टी के स्तर पर आपको जिम्मेदारी भी दी जाती है। पर सरकार आने के बाद आपके संगठन की हालत क्या है? इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी भूपेश बघेल जी की मिलेगी हमें? नहीं, संगठन हम लोग तो आखिर में सब संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन का जो सरकार में काम करना है वो तो ठीक है, भूपेश बघेल और पूरी जो मंत्रियों की टीम है, विधायकों की टीम है, उसके साथ काम करते हैं। बचत जो थे वो संगठन के निर्देश पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एआईसीसी के निर्देश हो चाहे पीसीसी के निर्देश हो, उसमें सब काम कर रहे हैं। उसमें कोई जो जितने भी हमको केंद्र से हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी से जो निर्देश मिलते हैं
वो सारे कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। मेरा सवाल भूपेश बघेल जी को लेकर नहीं था, मेरा प्रदेश संगठन को लेकर सवाल था। प्रदेश संगठन की बैठकें हो रही हैं, अखबारों में खबरें छपती है कि मुख्यमंत्री जी को विधिवत बुलाया नहीं गया, मुख्यमंत्री जी को याद नहीं किया गया। तो ये संगठन के अंतर्गत कांग्रेस के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर संकट इस बात का है कि संगठन के स्तर पर चीजें इतनी बेहतर नहीं। आप कई जगहों पर संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आपसे बात करते हैं तो आप यही बात कहते हैं कि अभी तो हम पहले संगठन को खड़ा कर रहे हैं। पर जिस छत्तीसगढ़ में आपने इतना मजबूत संगठन बनाया था, सत्ता में आने के बाद जो रोग लगते हैं, क्या आपकी पार्टी के प्रदेश संगठन को ऐसे कोई रोग तो नहीं लगे? ये जानने में दिलचस्पी है। नहीं, देखिए, नहीं बुलाए हैं वो किसी व्यक्ति की चूक हो सकती है, लेकिन जो हमारे नियम हैं उसमें वो सारी चीजें हैं जो मुख्यमंत्री को किस बैठक में बुलाना है, किस बैठक में नहीं बुलाना है, वो सारे उसमें प्रावधान हैं। अब किसी व्यक्ति से चूक हो गई तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि संगठन में कमजोरी आ गई। मेरी तरफ से ये कतई टिप्पणी नहीं है, जो खबरें छपती रहती हैं, चर्चाओं में रहता है। तो भूपेश जी जो कि पदाधिकारी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इसलिए उनसे पूछना तो लाजमी है। इसलिए तो बता रहा हूं मैं। तो कुछ नए लोग आए हैं तो सीखेंगे, काम करेंगे, तो कुछ गलतियां भी होगी। तो गलती होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई दुर्भावना हो। गलतियों से आदमी सीखता है। लेकिन एक बात और जानने में दिलचस्पी आपकी, बतौर मुख्यमंत्री आप जो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पर पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि आप कांग्रेस नेता के तौर पर भी राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो दायित्व आपको मिल रहे हैं, उससे बतौर मुख्यमंत्री काम कितना प्रभावित हो रहा है? आपके विरोधी मूलतः भारतीय जनता पार्टी को इस बात की बड़ी शिकायत रहती है कि भूपेश जी आजकल राज्य को समय कम देते हैं। भूपेश जी भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो यही रहता हूँ। मतलब ये आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य में रहते हुए विभिन्न राज्यों के संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी दी जाती है, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया। दूसरी बात है विपक्षी साथियों को कि चाहे वो रमन सिंह जी हो, चाहे सरोज जी हो, कम से कम मेरे कारण से उसको पूछ तो रहे हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, उसकी ये गति मुझे तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि जब मैं आसाम जाता हूं तो कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे भेज दिया जाता है, यूपी जाता हूं तो कम योगी जी उसको बगल में बिठा के चाय पिला लेते हैं, और सरोज जी को कम से कम बनारस की जिम्मेदारी दी गई। तो कम से कम इतना तो हुआ मेरे कारण से। उनका कद बड़ा, मुझे भी अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ विपक्ष के लोगों में पूछ परख है। तीसरी बात यह है कि उनका जो ये कहना है कि भूपेश बघेल जी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो भाई जो निर्देश देंगे तो उसके हिसाब से वो लोग बोलेंगे, उसके अलावा क्या है। लेकिन जानने में दिलचस्पी है, भूपेश जी को शिकायत इस बात की रहती है कि रमन सिंह जी को पार्टी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखी है, पर कोई जिम्मेदारी नहीं देती है, कहीं बुलाती नहीं है। इधर भारतीय जनता पार्टी को यह दिक्कत है कि भूपेश जी को मुख्यमंत्री बना रखा है, फिर भी हर जगह बुलाया जाता है। तो दोनों पक्ष इतने असंतुष्ट क्यों रहते हैं एक दूसरे की भूमिका को लेकर? उनके भाई देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी पूरा लगातार यूपी में जा रहे हैं और वो शासकीय मंच है और उसमें अपने पार्टी का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री को तो प्रचार में लगा रखे हैं, तो मुझसे शिकायत कैसे करते हैं आप? लेकिन आपसे समझने की बात एक और भी है कि एक दशक इस देश में ऐसा चला जिसमें गुजरात मॉडल पे बात होती थी। वो जो जना गुजरात मॉडल की बात करता था, वो गुजरात मॉडल की बात करते करते देश का प्रधानमंत्री हो गया। पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ मॉडल भी देश में बड़ा चर्चा में है। क्या माने भूपेश बघेल जी का भविष्य? देखिए, वो जो मॉडल है वो मोदी जी का मॉडल था और उन्होंने पूरे देश भर में बेचा उसको, गुजरात मॉडल को। 7 साल बाद लोगों को महसूस हुआ कि ये मॉडल तो देश के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उस मॉडल में अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गए। छत्तीसगढ़ का मॉडल है वो कांग्रेस का मॉडल है, गांधी जी का रास्ता है। और जो बातें जो काम हम लोग कर रहे हैं वो राहुल जी सब बातों को यहाँ बोल के गए हैं। तो ये कांग्रेस का मॉडल है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना हो, वो सारी योजनाएं हैं वो कांग्रेस की योजना है। तो इसलिए वो वहां पहुंच गए, लेकिन मैं उस प्रकार की बात नहीं कर सकता। हाँ, छत्तीसगढ़ मॉडल का है जिसमें आम जनता की जेब में पैसा जा रहा है। और न्याय योजना हालांकि हम पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं,
जो उस समय घोषणा पत्र में राहुल जी ने जो बात कही थी, हमारे संसाधन सीमित हैं और तो लेकिन फिर भी वो न्याय योजना बहुत हद तक के, चाहे आदिवासियों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया तो इसलिए एक सवाल जहन में आया कि भूपेश बघेल जी की बात दोनों लोग मानते क्यों नहीं? एक तरफ केंद्र सरकार है जिससे आप दुनिया भर की योजनाओं के लिए बात कर रहे हैं, व्यवहारिक योजनाओं की बात कर रहे हैं, तर्क सहित बात कर रहे हैं, तो नहीं मान रहे। एक राहुल गांधी से भी लगातार भूपेश बघेल कह रहे हैं पार्टी को संभालिए, अध्यक्ष पद संभालिए, वो भी नहीं मान रहे हैं। दोनों लोग भूपेश जी की सुनते क्यों नहीं? नहीं, देखिए यहाँ तक राहुल जी की बात है, उन्होंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया और बहुत लोग हल्ला भी किए, खासकर विपक्ष हल्ला करते कि गांधी केवल एक ही परिवार से क्यों होना चाहिए। तो एक ही परिवार से क्यों होना चाहिए, तो जब ये भारतीय जनता पार्टी जब कहती है तो निगाह उन पे जाती है। तो हम देखते हैं कि रमन सिंह का लड़का भी सांसद है, राजनाथ सिंह का लड़का भी है, वसुंधरा राजे सिंधिया का भी है, और जो लोग परिवारवाद में थे, चाहे वो जतिन प्रसाद हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनको भी अपने पार्टी में ले लिए। तो उनको परिवारवाद से केवल एक ही परिवार से परेशानी है, वो गांधी परिवार से। लेकिन दूसरी बात जो है, जो आपने कहा कि राहुल जी नहीं मान रहे हैं, हमारे चुनाव, पार्टी के चुनाव घोषणा हो चुकी है, मेंबरशिप चल रहा है। अब मेंबरशिप होने के बाद जैसे हमारे ब्लॉक के चुनाव होंगे, पीसीसी डेलीगेट होंगे, एआईसीसी डेलीगेट होंगे, उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से हमारे हम तो प्रस्तावक ही रहेंगे राहुल जी के। दो बातें और जो मुख्यमंत्री पद से संबंधित नहीं है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से भी संबंधित नहीं है, पर भूपेश बघेल बजे हुए राजनीतिक, इसलिए दो सवाल किए बगैर इंटरव्यू में पूरा मजा नहीं आएगा। एक जानने में दिलचस्पी है कि आपने इतने नेताओं के साथ काम किया, पर भूपेश बघेल राहुल गांधी को पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जितनी दृढ़ता के साथ पहले दिन से लेकर आज तक कायम है, क्या वजह है? क्या राहुल गांधी में ऐसा भूपेश बघेल जी को दिखाई देता है कि राहुल जी भी बोल रहे हैं मेरे इतर लोगों को देखिए, पर आप नहीं देखने को तैयार? क्यों नहीं? क्या है ऐसा राहुल गांधी? राहुल गांधी में वो चीजें हैं जो अन्य नेताओं से उसको अलग करते हैं। वो अपनी बात दृढ़ता से कहते हैं। आप देखेंगे कि जब नोटबंदी लागू किया, वो अकेले आदमी सबसे पहले उनको विरोध किया कि इससे देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, आम लोगों को रोजगार छीन जाएगा। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीएसटी का विरोध किया कि आप ठीक लागू नहीं कर रहे हैं, इससे पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रम्प करने का वक्त नहीं है, ये कोरोना जो इस देश में आने वाला है या प्रवेश किया है उसको रोकने का समय है। उस समय भी उन्हें सचेत किया था। और उसके बाद अभी जो कानून लाया, कृषि कानून लाया, तब भी कहा कि काले कानून है, इसके वापस लेना ही होगा, मैं लिख के देता हूँ। और हुआ यही कि 14 महीने बाद भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। और आज राहुल जी ने जो बात कही थी, आज सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पिछले 60 वर्षों में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उससे उस ऊपर ऊंचाई पे पहुंच गया बेरोजगारी और महंगाई। तो ये बात जो जिस दृढ़ता से कही, भले कितने लोग उपहास उड़ाए, लेकिन अपनी बात कहने से वो चूके नहीं और डिगे भी नहीं। और दूसरी बात यह कि देश के अंदर और कौन नेता है जो सीधा भारत सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे उसे हेडान लेता? वो अकेले राहुल गांधी है। दूसरे लोग तो दाएं बाएं करते हैं, मिल के आ जाते हैं चुपचाप और कांग्रेस को गरियाना लग जाते हैं। कम से कम राहुल जी में बातें नहीं है, वो देश के लिए लड़ते हैं, देश की बात करते हैं। तो उनकी बातों में जो ईमानदारी है वो आपको प्रभावित कर दे। और जो दूसरा सवाल जानना चाहता था, भूपेश बघेल देश में इकलौते ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के साथ भी बड़ी नजदीकी के साथ काम किया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या प्रदेशाध्यक्ष थे, उस भूमिका में रहे, और अभी उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ भी इतनी नजदीकी से कोई और काम नहीं कर रहा है। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव हैं, आप उसके मुख्य ऑब्जर्वर हैं, लगातार साथ में हैं। क्या देख पाए प्रियंका गांधी को आप? प्रियंका गांधी जी बहुत ही व्यवहारिक और बहुत सुलझे हुए विचार के हैं और बहुत जल्दी सभी विषयों को समझ भी लेते हैं, दूसरे भावनाओं को भी समझते हैं और फाइटर है। वो सड़कों में जिस प्रकार से उतरे, उत्तर प्रदेश में जहां आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप बयान नहीं दे सकते, आपको यदि प्रधानमंत्री का दौरा हो जाए या मुख्यमंत्री का वहाँ दौरा हो जाए तो सारे विपक्षी नेताओं को नज़रबंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है।
योगी के राज में, वहाँ प्रियंका जी लखीमपुर जाने के लिए रात को निकल जाती हैं, सीतापुर तक पहुँचती है वो 100 किलोमीटर तय करके, तो पुलिस को छकाते हुए, लेकिन अपने किसानों की लड़ाई को रोकती नहीं। हाथरस में हो तो वहाँ महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए जो लड़ाई लड़ने को जो क्षमता है, तो उसमें एक इंदिरा जी की छवि दिखाई देती है कि बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की है जी। अब मैं वापस राज्य की ओर रुख करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमने काफी बात कर ली। आज आखिरी दौर में अपनी बातचीत को लेकर चलते हैं। 3 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों पर तो भूपेश बघेल संतुष्ट हैं, मुग्ध हैं, आश्वस्त हैं, जैसा कहा था वैसे कर पाए। पर 3 साल का कार्यकाल विपक्ष का भी है। विपक्ष के कार्यकाल को भूपेश बघेल के रूप में देख रहे हैं। क्या विपक्ष ने उस जिम्मेदारी, उस सजगता, उस निष्ठा के साथ अपनी भूमिका को निभाया है जो बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर आप लोगों ने मौका निभाया था? देखिए, यदि विपक्ष अपने अनुभव के आधार पर, अपने समझ के हिसाब से यदि मुद्दे को चुनकर उठाते तो प्रदेश का भी भला होता और उसकी पार्टी भी भला होता। लेकिन उनके जो प्रभारी जिस प्रकार से हंटर चला रहे हैं और उसके इशारे पे सारे बयान और सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसके कारण से न अपना भला कर पा रहे हैं, न पार्टी का भला कर पा रहे हैं, न प्रदेश का भला होगा। तो आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी बतौर विपक्ष कोई प्रभावी भूमिका निभा पाई है इन 3 साल में? बिल्कुल नहीं निभा पाई। 15 साल के तजुर्बे वाले रमन सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वाले धर्मलाल कौशिक हैं, अजय चंद्राकर, ब्रिजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, इतना नाम है, तो अभी कोई भूमिका आप नहीं मानते कि कुछ नहीं हो? जी, घटना देख लीजिए, वो किसी और मुद्दे पर स्थगन लाना चाहते हैं, ला कुछ और दिए, और जब कुछ और हमने स्वीकार कर लिया और सदन में हो गया, हमने सहमति दे दी और आसंदेह अनुमति दे दी, तो उसके बाद हुआ क्या? वो पलायन कर गए विधानसभा से। तो ये गड्ढ-मड्ढ है उनके बीच में, कुछ ठीक ठाक नहीं है कि समझ नहीं आता कि धर्मलाल कौशिक जी नेता हैं कि अजय जी हैं कि ब्रिजमोहन जी हैं कि शिवरतन जी हैं, कौन है ये समझ नहीं आता। तो ये द्वंद्व है कि कौन नेता है भारतीय जनता पार्टी में, ये भूपेश बघेल जी के सामने द्वंद्व है। पर एक द्वंद्व हम लोगों की, मेरे सामने द्वंद्व नहीं, उनके सामने द्वंद्व, मैं तो देख रहा हूँ। यदि एक नेतृत्व होता का है जिसके कारण आप भी उलझन में पड़े दिखाई देते हैं। हमको कोई उलझन नहीं, हमको हम देख रहे हैं कि वो मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, आजकल पलायन कर जा रहे हैं। मुद्दे के संदर्भ में एक और बात, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात होती थी, बड़ी आसानी से एक मुद्दा रहता था, नक्सल। कोई और ना हो तो नक्सल पे ही बात कर लें। पिछले कुछ समय से नक्सल पे बात बंद है। क्या नक्सलियों ने मान लिया कि उनकी सरकार आ गई है इसलिए बात बंद है, या सरकार ने मान लिया कि नक्सलियों का कुछ नहीं हो सकता है इसलिए बंद है, या लोगों ने मान लिया कि इस समस्या में या तो करने के लिए कुछ नहीं है या कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है? कुल मिलाकर नक्सली मुद्दे पर राज्य खड़ा कहां है? भूपेश बघेल जी से ये जानने में दिलचस्पी। देखिए, नक्सली थे यहाँ, और पिछले 15 साल में जितनी हम लोगों ने आर्म्स फोर्स बढ़ाए और उतनी ही घटनाएं बढ़ी और क्षेत्र का विस्तार हुआ। ये चीज हम सब लोगों ने बहुत करीब से देखा, बहुत लोगों को खोया भी, जवानों की भी शहादत हुई, हमने नेताओं को भी खोया है, आम जनता भी उससे हताहत हुए, जन धन की हानि हुई। लेकिन हमने कभी दूसरे दृष्टिकोण से देखा ही नहीं था। हम लोग सरकार में आए तो हमने रणनीति बदली। जो कानून व्यवस्था काम है, जो आर्म फोर्स काम, हम उसमें कोई दखल नहीं किए, वो अपना काम करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो आदिवासी, उसका विश्वास जीतने का काम हमने किया। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का विश्वास खो ही दिया था। चुनाव भी देख लीजिए, 2013 में भी वो पीछे रहे थे, 18 में भी पीछे रहे, तो आदिवासी विश्वास तो उन्होंने खो दिया। हमने सबसे पहले काम किया कि उनका विश्वास जीतने का काम किया। सबसे पहले उसे पूछे, भाई आप क्या क्या चाहते हैं? विपक्षी तौर पे जब हम विपक्ष में थे तब भी बात करते थे, और उन सारे मुद्दों को हमने एड्रेस किया। चाहे लोहांडा की ओढ़क जमीन वापस करने की बात हो, चाहे फॉरेस्ट एक्ट का पट्टा देने की बात हो, चाहे लघु उपज की कीमत देने की बात हो, 2500 से बढ़ा के 4300 पत्ता करने की बात हो। और जाके हम लोगों ने उस वर्ग से बात की। बस्तर में गया, बस्तर में वहाँ के आदिवासी के विभिन्न समाज के मुखिया, उसके नौजवान, फिर वहाँ के जो व्यापारी, वहाँ के पत्रकार,
वहाँ के जवान जो पदस्थ हैं उन सब से बात किया, और वो क्या चाहते हैं वो सब चीज़ हमने किया। तो विश्वास एक बढ़ा। जो केसेस बने थे, जेल में बंद थे आदिवासी, उसको छोड़ने का काम, तो वो भी सब प्रक्रिया में चला। तो एक प्रकार से सरकार के प्रति विश्वास आम जनता में बढ़ा, सभी वर्गों का, और उससे हुआ ये कि नक्सली में भर्ती होना कम हो गया, तो उसको जवान ही नहीं मिल रहा है। एक दूसरी बात यह है कि वहाँ सड़क बनाना है, कि वहाँ बिजली पहुंचाना है, कि वहाँ स्कूल करना है, आंगनबाड़ी करना है, पीडीएस साहब खोलना है, वो सब काम हम कर रहे हैं, और रोजगार के अवसर भी पूरा दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब काम कर रहे हैं, विकास के काम भी कर रहे हैं। तो इसके कारण से आम जनता का विश्वास हमसे बढ़ा। तो अब वो सिमट गए। सुकमा जिले में थोड़े से हिस्से में है, बीजापुर में है, नारायणपुर के कुछ हिस्से में है, बचा तो सिमट गए हैं। अब तो पलायन वो मध्य प्रदेश की तरफ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नक्सली मोर्चे पे भी सफलता से आप काफी संतुष्ट हैं। पर आपने बताया कि 15 साल में आपने आदिवासियों का जो विश्वास चला गया था सरकार से, उसे वापस हासिल किया है। पर सरकार का जब बात आती है, जिक्र आता है, तो आती है ब्यूरोक्रेसी की। पूर्ववर्ती सरकार के संदर्भ में था कि ब्यूरोक्रेसी का सरकार पर बड़ा भरोसा है और सरकार का ब्यूरोक्रेसी पे बड़ा भरोसा है। तो भूपेश बघेल जी की 3 साल का अनुभव क्या है? ब्यूरोक्रेसी को भूपेश जी पे भरोसा, भूपेश जी का ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा, या कुल मिला के भूपेश जी के अनुसार, भूपेश जी की सरकार के अनुसार ब्यूरोक्रेसी को काम करने के लिए आपने राह पे ला दिया? देखिए, ब्यूरोक्रेसी की भी पूरी स्वतंत्रता है। यदि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं तो भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार के पूरा उसको समर्थन। लेकिन यदि वो केवल अब कुर्सी में बैठ के यदि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो फिर उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर अब कोई आदमी दूसरा आदमी आएगा जो काम करे। तो हम सबकी जिम्मेदारी, चाहे एक विधायक के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की भी है। जो इतना बड़ा अमला है, जिसमें आईएएस हैं, आईपीएस है, स्टेट सर्विस के लोग हैं, और भी सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी, सबकी जिम्मेदारी किसके प्रति है? जनता के प्रति। और इस जिम्मेदारी का एहसास सब लोगों ने किया, और यही कारण आपने देखा होगा कि कोरोना जैसे महामारी में सबका साथ लिया हमने। तो जितना बढ़िया से कोरोना का सामना छत्तीसगढ़ में हुआ, मैं नहीं समझता कि अन्य राज्य में ऐसा हुआ। पुलिस की भूमिका देखो, हमारे सफाई कर्मचारियों को देखो, जो हेल्थ वर्कर हैं उसके देखिए, और उसके साथ साथ पूरे समाज का जो भूमिका, चाहे पत्रकारों की भूमिका हो, तो सबकी भूमिका एक साथ सब लोग मिलकर काम किए, तो कोरोना से हम लोग लड़ भी पाए और उसे जीत भी पाए। तो कुल मिला के परिणाम के संदर्भ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये कहना है भूपेश जी का। पर भूपेश जी, जब भी आपसे बात होगी, आप बातों की पूर्ति की बात करेंगे, वायदों को पूरा करने की बात करेंगे, तो बात अधूरी रह जाएगी जब तक शराबबंदी पे बात नहीं होगी। शराबबंदी का वादा था, पर यहाँ तो एक दूसरी चुनौती आ गई। गांजे की तस्करी के लिए छत्तीसगढ़ एक कॉरिडोर सा बन गया। आपको कहना पड़ा एक पत्ती भी बर्दाश्त नहीं। आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से गांजा या वैकल्पिक नशे के प्रयोग की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या आपका शराबबंदी का संकल्प और मुश्किल नहीं होता जा रहा है? क्योंकि अगर आप शराब बंद भी कर देंगे तो ये जो दूसरे नशे के इतनी बड़ी बड़ी खेपें पकड़ में आ रही हैं, इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, शराबबंदी एक बड़ी चुनौती है, इसमें मैं इनकार नहीं करता, और एक सामाजिक बुराई भी है, और बिना समाज के सहयोग को इसे बंद भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो अवैध शराब की पूर्ति कहीं से भी हो सकती है। और लॉकडाउन के समय हमने देखा हरियाणा की भी ट्रक यहाँ चल के रायपुर पहुंच रही है, कई राज्यों को पार करके, तो वो भी एक लॉकडाउन के समय हमने देखा। दूसरी बात, जो गांजे की बात आपने कही कि गांजे की तस्करी पहले भी होती थी, पकड़ने का काम केवल अब हुआ है। हुक्का बार तो पहले भी चलते थे, बंद करने का काम अभी हुआ है, अभी आज ही हमने कानून पास किया है। और दूसरा ये है कि उसके लिए बैरियर बनाया, गांजा के लिए पोस्ट बनाया, और उसमें सारे पकड़ने कार्रवाई हुई। तो मैं तो हमारे पुलिस के अधिकारियों को, जवानों को बधाई देना चाहता हूं कि वो इस बुराई को रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम डाल के काम कर रहे हैं, और उसमें रोकने में बड़ी सफलता मिल रही है हमको। लेकिन जो प्रश्न अधूरा रह गया शराबबंदी के संदर्भ में, क्या भूपेश जी को नहीं लगता है कि जब आप विपक्ष में थे, सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील थे, तो शराबबंदी के संदर्भ में वचन देने में कुछ जल्दबाजी हो गई? सामाजिक पहलुओं का, अन्य चुनौतियों के संदर्भ में कहीं ना कहीं आकलन में चूक गए और इतना बड़ा वादा कर बैठे। नहीं, हम लोगों ने तो जब वादा किया था तो ये नहीं पता था कि कोरोना भी आएगा।
हम इस बीच में फील्ड में जाते, जन जागरण करते, लोगों को मनाते, लेकिन हमारा 2 साल तो केवल कोरोना में बीत गया। और हमने समिति भी गठित की, और अब समिति भी क्या करे, वो किसी प्रदेश जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। तो ये चुनौती है, लेकिन हम लोग बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं कि हम शराबबंदी के खिलाफ हैं, शराबबंदी होना ही चाहिए, लेकिन अब उसको फिर से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। अब चूंकि लॉकडाउन समाप्त हो गया तो फिर अध्ययन दल है और उसका रिकमेंडेशन है, और यहाँ सामाजिक लोगों को बुला के बात करने के बाद अभी वो तीसरे लहर और जो ओमिक्रॉन है उसके भी दस्तक सुनाई दे रही है। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, और इस कारण से कई जो प्रभावी कदम हमको उठाना चाहिए था वो परिस्थिति बस हम उठा नहीं पाए हैं। पर क्या भूपेश बघेल जी 3 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अभी भी मानते हैं कि शराबबंदी वाकई एक व्यवहारिक उपाय है, जिस चुनौती के संदर्भ में समाज की इस बात को लागू करने की बात की जा रही है, या आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कोई और विकल्प खोजना पड़ेगा? ये उतना व्यवहारिक नहीं है, सुनने में सुनाने में आकर्षक लगता है। ये बात तो सही है कि जैसे गुजरात जैसे प्रदेश में है, लेकिन वहाँ सभी ब्रांड की शराबें वहाँ मिल जाती है। अभी हाल ही में जो शराबबंदी बिहार में हुआ, अनेक घटनाएं घट रही हैं। हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ तो उसमें बाद कोई होम्योपैथी के वो जो लिक्विड है उसको पी के कोई खत्म हो गया, कोई सैनिटाइजर पी के खत्म हो गया। तो ये बड़ी चुनौती है। तो ये जब तक कि समाज में जागृति नहीं होगी तब तक कि कर पाना मुश्किल है। और दूसरा, हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र है, जब तक कि उनके ग्राम सभाओं में पारित नहीं करेंगे तब तक कि वहाँ लागू भी नहीं कर सकते। वो है हमारे शराबबंदी क्लास में कि वहाँ उससे बात करनी पड़ेगी जो अनुसूचित क्षेत्र है। तो है सारी चुनौतियाँ हम, लेकिन सवाल इस बात का इसको लेके जनता के बीच में जाना है हमको, तो जाने का वक्त भी मिले। तो शराबबंदी के संदर्भ में जनता की सहमति के साथ ही कोई कदम बढ़ सकते हैं, हमें इस नतीजे में पहुंचना चाहिए। अभी जब विधायक दल की बैठक थी तो भूपेश बघेल जी ने कहा कि मैं अब सारे संभागों के मुख्यालय पे कैंप करूंगा। क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण भूपेश को लग रहा है कि अब कैंप करना पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि देखिए, कोरोना कारण से हम जा नहीं पाए थे। बीच में जो समय मिला था मैं हर जिले में गया था, वहाँ रात रुका था, सारे मतलब जनप्रतिनिधियों से मिला था और सारे वर्ग के लोगों से मिला था, और बहुत सारे जानकारियाँ उसे मिले भी और काम भी किए। अब जाके जब कैंप करेंगे तो बहुत सारे हम लोगों ने निर्माण कार्य स्वीकृत किए हैं, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो वहाँ रुकावट कहाँ पे है, उन सबको देखें। और साथ ही ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे भाई, हमको भी मैदान में उतरना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का आप जमीन पे इतना वजूद तो देख रहे हैं कि वो चुनाव की तैयारी में लग गई है। प्रतिद्वंदी कभी कमजोर नहीं मानते, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। तो अब आखिरी सवाल जो आपसे जानने का वो ये है, वो 3 साल बतौर मुख्यमंत्री आपने पूरे कर लिए, आने वाले समय के लिए क्या सपना है भूपेश बघेल का बतौर मुख्यमंत्री, जो उन्हें लगता है कि मैं कर नहीं पाया हूं, ये और मुझे करके देना? कि जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो ऑनगोइंग जितने प्रोग्राम हैं उसे हमको मंजिल तक पहुंचाना है, उसे पूरा करना है। और जो हमारे पुरखों के जो सपने थे, समृद्ध छत्तीसगढ़ का, मजबूत छत्तीसगढ़ का और स्वावलंबन का, उसको हमको पूरा करना है। तो उस दिशा में हम बढ़ेंगे, शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध छत्तीसगढ़। तो कुल मिला के भूपेश बघेल जी का कहना है कि अभी उनकी यात्रा निरंतर जारी है, इसमें पड़ाव है, मंजिल तक नहीं पहुंचे, और वो मंजिल है समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण, स्वावलंबी छत्तीसगढ़ का निर्माण। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भूपेश जी आपको, आपके सपने पूरे करने के संदर्भ में। उम्मीद है कि भूपेश बघेल जी अपनी टीम के साथ उस सपने को साकार करके दिखा पाएंगे जिसका दावा वो इस साक्षात्कार में कर रहे हैं, और जनता के बीच में भी इस बात को दोहराते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दी इजाजत, सादा प्रणाम।